निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? रेशो, रुक्षांश। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं शरीर वर्धक। अभावजन्य रोग कहते हैं वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। कमजोर दृष्टि क्षीणता दृष्टिहीनता का लक्षण है। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? पोषक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है? प्रोटीन। इसके बाद है जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है तो यह किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमें फलीदार पौधों और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए? तो कॉपर सल्फेट, विलयन और कास्टिक सोडा। अब नेक्स्ट देखेंगे कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। इस पर लगा तेल का धब्बा किसकी उपस्थिति दिखाता है? वसा की उपस्थिति दिखाता है। इसके बाद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ईस्ट से प्राप्त नहीं होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य होगा विटामिन कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को कहते हैं संतुलित आहार। शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। यह किस बीमारी का लक्षण है? तो अर्कतता। इसके बाद देखेंगे प्रोटीन किसका उदाहरण है? वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अब नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट का। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? सी। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? तो विटामिन B2। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला।
आंवला। नेक्स्ट है वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। पारभासी। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु, कांच। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। कांच का उदाहरण है पारदर्शी विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रव्यों के नाम हैं सिरका और नींबू का रस। पारभासी पदार्थ कौन से नहीं है? तो मोटी पुस्तक। मक्खन का पेपर क्या है? एक पारभासी है। इसके बाद देखेंगे कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी और मांसाहारी। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित हैं? खनिज, लवण, विटामिन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? प्रोटीन के कमी के कारण। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 पदार्थों का पृथक्करण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवसादन कहा जाता है। इसका नेक्स्ट देखेंगे जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है सूखे पौधों को की डंडियों में अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने को प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने में काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पत्र। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? निस्यंदन विधि। इसके बाद है चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियां छांटने को कहते हैं चालन। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। निम्न में किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रित को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। वायु है समांगी मिश्रण। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? ओटने से। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण से। इसके बाद है द्रव तथा उनमें अविलय पदार्थ से के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? निस्यंदन द्वारा। अनाज से भूसा और पत्थरों की किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो हस्तचयन द्वारा। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? तो थ्रेशिंग। नेक्स्ट है अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डांडिया से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो थ्रेशिंग का। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किसका उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है? निष्पावन। इसके बाद है किसानों किस
विधि का उपयोग हल्के भूसे और भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। निष्पावन, किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों के अंतर को पृथक करने में किया जाता है? चालन विधि। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? तो निस्तारण। नेक्स्ट है, चाय की एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती हैं? इस प्रक्रम को कहते हैं निस्यंदन। इसके बाद है, मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पन का। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पन। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? तो वाष्पन के द्वारा। नेक्स्ट है, जब भाप बर्फ से ठंडी की ओर प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर बन जाती है द्रव्य जल। इसके बाद देखेंगे, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। नेक्स्ट देखेंगे, विलय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उसे विलय पदार्थ कहते हैं। जल में विलीन होने वाले एक गैस ऑक्सीजन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस उपयुक्त में से कौन सा जल में विलय है? तो केवल 1, 2, 4 यानी ऑक्सीजन जल में विलय है, सिरका भी जल में विलय होगा और नींबू का रस जल में विलय होगा, यानी 1, 2, 4 सही होगा और मिट्टी का तेल गलत हो जाएगा जो जल में विलय नहीं होगा। इसका नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन उपयुक्त में से कौन सा पृथक विधि है? तो निष्पादन है और निस्तारण है और निस्यंदन है, यानी तीनों ऑप्शन सही होगा। इसका नेक्स्ट देखेंगे, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वाधर पतन के द्वारा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी में करते हैं, या प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अस्कंदीकरण कहलाती है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, किसका उदाहरण है? तो पराशरण का। एसीटोन और जल के मिश्रण किसका उदाहरण है? आसवन का। समुद्री जल के शोधन में समानता किस विधि का प्रयोग लाई जाती है? तो आसवन का। निम्नलिखित में से वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। इसके बाद देखेंगे, अल्कोहल जब मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन द्वारा। आयोडीन और प्रोटीन क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? निलंबन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ के दबाव या
तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ को गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में ठोस विलेय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण। नेक्स्ट देखेंगे शरीर में गति से संबंधित प्रश्न, जिसमें फर्स्ट प्रश्न है ध्रुवाग्र संधि शरीर के किन भागों को जोड़ने का काम करती है? तो गर्दन तथा सिर को। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है तथा यह अस्थि को क्या करती है? खींचती है। उपस्थितियों से बने अंग का क्या नाम है? कान। हिंज संधि में कैसी गति करती हो सकती है? तो आगे और पीछे, यानी हिंज संधि में गति आगे और पीछे हो सकती है। मेरुदंड कितनी अवस्थियों से बना होता है? तो अनेक अवस्थियों से बना होता है। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि या जोड़ कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है कंकाल तंत्र। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि को अचल संधि कहते हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है? तो मांसपेशियां और हड्डी। जो अस्थियां हिल नहीं सकती उन्हें कहते हैं अचल संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? ध्रुवाग्र संधि कहते हैं। कोहनी और घुटने में कौन सी संधि होती है? हिंज संधि होती है। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी है? कंदुका खलिका संधि है। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है? ध्रुवाग्र। बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट कंधे और कूल्हे की संधियां होती हैं कंदुका खलिका संधि। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाले गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, कौन संधि कहलाती है? तो कंदुका खलिका संधि। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, कौन सा संधि एक ही दिशा में गति प्रदान करती है? हिंज संधि। नेक्स्ट है केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। किसका शरीर कठोर व कंकाल द्वारा ढका होता है? तिलचट्टा का। किसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं? पक्षी। किसकी शरीर धारा रेखी होता है? मछली की। किसका शरीर अनेक वलय में जुड़ा होता है? सर्प का। इसके बाद देखेंगे तिलचट्टा में कितने जोड़े पैर होते हैं जो चलने में सहायक करते हैं? तो 3 जोड़ी। अब नेक्स्ट देखेंगे तिलचट्टा के कितने जोड़े पंख वक्ष से जुड़े होते हैं? 2 जोड़े। मेरुदंड कितने कशेरुकाओं का बना होता है? 33। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे घेघा किसकी सहायता से गति करती है? तो मोटी मांसल रचना से। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? तो उपस्थितियों के कारण। एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? अस्थियों की। शरीर के किन भागों में संधि होती है? कोहनी में, कंधे में, घुटने और गर्दन में। पसली पिंजर का क्या कार्य है? शरीर के महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां की संख्या 24 है। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है कंकाल। मांसपेशी की हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है कंडरा। निम्नलिखित में से कौन तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को आपस में जोड़ती है? तो लिगामेंट। इसके बाद है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े में। सांप का मेरुदंड होता है लंबा। शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है? पिंजर। हृदय की सुरक्षा कौन करती है? पसलियां। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा। कशेरुकों किस संधि किसका उदाहरण है? अर्धचल संधि।
किस संधि में दो हड्डियों के बीच उपस्थित के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाती हैं और एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है तो अर्धचल संधि। किस संधि में दो से अधिक हड्डियां संधि स्थल पर हिल डुल सकती हैं? चल संधि। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है? संधि गुहा। तिलचट्टा का श्वसन अंग है टैक्रिया। इसके बाद है फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है वेना केव। इसके बाद देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो काकरोच में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पौधों को जानिए। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। इसके बाद है दो गांठों के बीच तने का भाग इंटरनोड होता है। एक नोड पर पत्तियों की व्यवस्था फाइल टेक्सी होता है। इसके बाद है पेड़ पौधे की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वे टूटते नहीं हैं। जड़ें। इसके बाद पौधे का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है? तना। जल की बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती है इन्हें क्या कहते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो झाड़ी कहते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं? शाक झाड़ी वृक्ष होते हैं। शाक पौधों की विशेषताएं बताएं। तो हरे एवं कोमल तने वाले। शाक पौधा कैसा होता है? जिसकी लंबाई सबसे कम होती है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं? जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर होती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? तो पड़वृंत कहलाता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य करती है जड़। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं इन्हें कहते हैं विस्परी लता। इसके बाद पत्तियों में शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को कहते हैं शिरा विन्यास। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। छोटे और कोमल पौधे कहलाते हैं शाक। इसके बाद देखेंगे जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उन्हें कहते हैं झाड़ी। तना पौधे में जल का करता है संवहन। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन का कार्य किया जाता है पत्तों द्वारा। शलजम चुकंदर किस मूसला जड़ का उदाहरण है? तो कुंभी रूप। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो पंखुड़ियाँ कहते हैं। फूलों के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पत्ते पर रेखित संरचना कहलाती हैं शिरा। यदि किसी फूल की पंखुड़ियों जुड़ी हो तो उसे फूल में और कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्त्री केसर। बीज पुष्प के कौन से भाग से बनता है? बीजांड। पौधे में तने का कार्य होता है पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना। तैयार भोजन को पौधों के शेष में पहुंचाना। शाखाओं तथा पत्तों को सहारा देना जो पौधों में तनों का कार्य होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है वो एक जड़ नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखती है। उन्हें मिट्टी में
पौधों का कहा जाता है? स्थिरक। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है अंडाशय। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं बीजांड। निम्न में से किन पतियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? तो तुलसी, धनिया, गुड़हल। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? स्त्री केसर। परागकण किस में पाए जाते हैं? पुंकेसर। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? मूसलाजड़ कहते हैं। निम्नलिखित में से पौधे किसका कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करता है? तो जड़। इसके बाद देखेंगे सरसों का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? तो मूसला जड़ का उदाहरण है। गेहूं का पौधा किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़ का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किससे प्राप्त होती है? तो जल से प्राप्त होती है। इसके बाद निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? बीजांड। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्रक के माध्यम से होता है। इसके बाद देखेंगे कमजोर तने पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पौधों को कहते हैं आरोही। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव्य। अब नेक्स्ट देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी में सजीव विशेषताएं और आवास से संबंधित प्रश्न, जिसमें फर्स्ट है जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं। नांगफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य बनना। इसके बाद निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? तो कैक्टस। इसके बाद है हाइड्रीलिया पौधा है जलीय। कौन सा जीव रात्रिचर है? चमगादड़। निम्न में से सजीव है मशरूम। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं उत्सर्जन। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं सुई के आकार। इसके बाद देखेंगे बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक हैं वायु, जल, प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर से ढका होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। इसके बाद है पर्णहरित में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उत्पीड़न के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपरोक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और दोनों के लक्षण में सम्मिलित हैं? तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 यानी उत्सर्जन, उत्पीड़न के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। उपयुक्त में कौन से सजीव, जंतु और दोनों के लक्षण में सम्मिलित हैं? इस पे विचार करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को कहते हैं उद्दीपन। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो पौधों में होती हैं, जीव में होती हैं और बीज में होती हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? तो लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करते हैं? CO2 गैस, मतलब CO2 ग्रहण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं? O2। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों के निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना। इसके बाद श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विकसित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है? तो स्टोमेटा। इसके बाद पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करते हैं। देखेंगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस पर और व्हेल और डॉल्फिन उपयुक्त में से किसी में श्वसन के लिए गिल क्लोम नहीं होते हैं? तो केवल 2 और 3 यानी व्हेल में और डॉल्फिन में गिल क्लोम नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखी नहीं होता है? तो केवल 2 और 3 यानी केवल स्क्विड और ऑक्टोपस। अब नेक्स्ट देखेंगे किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवाज में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्मित वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। इसके बाद देखेंगे मृदा, जल एवं वायु किस आवास के घटक हैं? तो अजैव के घटक हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन को कहते हैं। जलीय पौधों का तना होता है लंबा और हल्का खोखला होता है। इसके बाद देखेंगे डॉल्फिन और व्हेल सांस कैसे लेती हैं? तो वात छिद्रों द्वारा लेती हैं। बीज सजीव हैं या निर्जीव? सजीव हैं। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग में प्रजनन को कहते हैं। केंचुआ सांस कैसे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। इसके बाद है कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है। एक मोटी मोमी परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण। इसका देखेंगे नेक्स्ट अजैव घटक है वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और मिट्टी। हम नेक्स्ट देखेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं? वह विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधों तथा जंतु को उसके प्रवेश में रहने के योग्य बनाती हैं। इसके बाद है पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? तो पत्ते चौड़े होते हैं। जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे, जंतु, चट्टान। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2 यानी जैव घटक पौधे और जंतु होते हैं, चट्टान नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता है और इसीलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। तो रेगिस्तानी जानवर। इसके बाद है कैक्टस के पौधों की पत्तियों के आकार की होती हैं जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में मदद करती हैं। तो वाष्पो उत्सर्जन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणी जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसके बाद है वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार
कर सकती हैं कहलाती हैं स्वपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। संतान और बीज के उत्पादन को कहा जाता है प्रजनन। निम्नलिखित में से किस गैस से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है? तो नाइट्रोजन। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। जब आप नंगे और पैर टहल रहे हैं तो आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? तो इसका हो जाएगा उद्दीपन। अब नेक्स्ट देखेंगे गति एवं दूरियां का मापन से संबंधित प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे कहते हैं आवर्तित गति। पार्कों में लगे सामान्य झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों के पृष्ठ आदि किस गति के उदाहरण हैं? तो आवर्ती गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति कहलाती है वर्तुल गति। इसके बाद देखेंगे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि किस गति के उदाहरण हैं? तो वर्तुल गति। वाहनों की गति किस गति के उदाहरण हैं? तो सरल रेखीय गति। इसके बाद देखेंगे जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसे गति कहलाती हैं सरल रेखीय गति। इसके बाद देखेंगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इसके बाद देखेंगे 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 100 किलोग्राम। इसके बाद देखेंगे 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? तो 10 टन क्विंटल होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति होती है आवर्तित गति। इसके बाद देखेंगे नीचे गिरते हुए पत्थर की गति होती है सरल रेखीय गति। बंदूक से निकली हुई गोली की गति होती है सरल रेखीय गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सरल रेखीय गति होती है सड़क पर कार की गति। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तित गति का उदाहरण है? पृथ्वी की गति। इसके बाद देखेंगे घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी-मीटर। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? चाल। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न राशि है? चाल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के मापन को वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागों से। इसके बाद है वृक्ष से गिरते हुए फल पर कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद है वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना किस गति का उदाहरण है? किस गति का उदाहरण है? तो आवर्तित गति का उदाहरण है। गिटार की बोरियों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्तित गति। बजते समय ढोलों अथवा तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्तित गति। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं? तो 1790। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए। पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को कहते हैं वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे कहते हैं? घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से दूरी समान। नेक्स्ट देखेंगे
किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? आवर्तित गति। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धत कहते हैं। वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंखे के पैरों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति। इसका देखेंगे दोलन गति का ही दूसरा नाम है आवर्तित गति। गति सरल रेखी नहीं होती। पंखे की बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति कृषि घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण है वर्तुल गति। आवर्तित गति नहीं हुए। उड़ती मक्खी की गति किसी साइकिल के पहिए की गति होती है वर्तुल गति। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता था? मिस्र। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अंगुली मुट्ठी का। इसके बाद है किसकी शरीर धारा रेखी होता है? मछली की। रेडियोधर्मिता की अशाई इकाई क्या है? बेकुरल। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं होती है, बल की इकाई है kgms पर पावर -2। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं होती है? तो किलोवाट घंटा। निम्न में से किसी युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? बल और दाब। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 m पर -1। इसके बाद हो जाएगा प्रमाण तीव्रता नैनोमीटर में मापी जाती है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर। लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। संवेग में परिमाण और दिशा होता है।